स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नमस्ते, मोस्ट वेलकम, है ना। राधे राधे बच्चे, नमस्ते। सब क्लियर? चलो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट आंसर करना। बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें निपटा लेंगे। भौगोलिक दृष्टि से ग्लोब पर आपको किस गोलार्ध में लगता है, जरा बताओ। उत्तरी में है या फिर पूर्वी में है, या फिर आप लगाओगे इसमें से उत्तर पश्चिमी में है, या फिर आप लगाओगे उत्तर पूर्वी में है ना। देखो जैसे मान के चलो ये ग्लोब है भाई, है ना, इस ग्लोब है। अगर इस ग्लोब को मैं बीच में से आधा बांट दूं तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। फिर मैं अगर यहां पर भी एक सीधी लाइन खींच दूं, इधर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और इधर ध्यान रखोगे पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, यानी कि ये पूरब है, ये पश्चिम है। हमारा भारत जो है वो यहां पर है, यहां पर। तो ये कौन सी साइड पड़ी? एक तो उत्तर में पड़ी, ऊपर से पूरब में पड़ी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हम गोलार्ध में कहां है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। हमारा जो एरिया है हमारे भारत का वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और हम दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से, दुनिया में हम एरिया में 7वें नंबर पर है। किसमें? क्षेत्रफल में, एरिया में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जनसंख्या में हम टॉप कर गए हैं। जनसंख्या में हम कहां पर है? टॉप पर है, टॉप पर। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में आपको स्थित लगती हैं? कौन सी पहाड़ियां, है ना भाई, जरा बताओ। अगर हम देखें, हम गारो पहाड़ियों को देख रहे हैं, जरा बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? गारो पहाड़ियां। भाई आपको ये जैसे मान के चलो हमारा मेघालय है, वहां गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां देखने को मिलती है। गारो, खासी, जयंतिया। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मेघालय इज द राइट आंसर। सबसे पश्चिम में है गारो, सबसे पूर्व में है जयंतिया पहाड़ी। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेघालय वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर लगता है आपको? डिफरेंस जरा बताइए इसमें कितना है? 752 किलोमीटर है, 281 है, 251 है, या फिर आप लगाओगे 876 है? जरा बताओ। देखो भाई, भारत की ऊपर से लेकर और नीचे तक की जो लंबाई है वो आपको 3214 किलोमीटर लगती है। और पूरब से लेकर और पश्चिम तक की जो है वो 2933 देखने को मिलती है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में अंतर कितना है? वो अंतर है 281 किलोमीटर का। वही तो आपसे पूछा है उसने। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कपिल धारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? मतलब कि कौन सी नदी उसको बनाती है कपिल धारा को? जरा बताओ। अगर हम देखें, ये जो कपिल धारा जलप्रपात है इसके बारे में जरा बताइए। कपिल धारा, देखो भाई ऐसा है, हमारे यहां पर एक नदी निकलती है। कहां से निकलती है? नर्मदा नदी। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश से निकलती है ना भाई। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से ये नदी निकलने के बाद मध्य प्रदेश में बहती हुई यहां पर आ जाती है गुजरात की तरफ, और यहां खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में कपिल धारा वाटरफॉल है। इस नदी के ऊपर तो एक और है, अगर आप देखोगे, कौन सा? दुग्ध धारा वाटरफॉल भी है। दूध सागर मत समझना, दूध सागर गोवा का है, हम दुग्ध धारा की बात कर रहे हैं। दुग्ध धारा मध्य प्रदेश में इसी नदी पर है। भेड़ा घाट, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। भेड़ा घाट जगह पर धुआंधार जलप्रपात भी इसी नदी पर है। धुआंधार वाटरफॉल भी इसी नदी पर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको किस नदी पर लगता है? जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की। शाबाश, बहुत अच्छे। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, क्या ये नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, या फिर आप लगाओगे कावेरी? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश। देखो भाई, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक के अंदर है। और कौन सी नदी बनाती है इसको? कावेरी नदी बनाती है। और ये 300 मीटर तक चौड़ा है। भारत का सेकंड चौड़ा वाटरफॉल है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चौड़ा वाटरफॉल है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? कावेरी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत सोच रहे हो तुम, सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। गोकाक जलप्रपात आपको किस नदी पर लगता है? हम कौन सा वाटरफॉल की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गोकाक। ठीक है भाई, जरा बताओ। गोकाक वाटरफॉल ये आपको घाट पिरवा नदी पर देखने को मिलेगा। घाट पिरवा नदी को हम गोकाक नदी भी बोलते हैं। गोकाक नदी। और ये कहां पर है? ये गोकाक जगह पर देखने को मिलता है। गोकाक जगह कहां है जी? ये मिलेगी आपको कर्नाटक के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? यहां पर गोकाक नदी इज द राइट आंसर, है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जोवई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन
ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है ना भाई? कौन सा हिल स्टेशन आप देख रहे हो? आप देख रहे हो जोवाई हिल स्टेशन। ये कहां पर होगा? जैसे मैं चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, इनकी मैं आपसे बोलूं तो ये उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे। मसूरी भी उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। लेकिन जोवई का कहां है ये बताइए? तो जोवई आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। ये हिल स्टेशन कहां पर है? मेघालय इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, नियाग्रा। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? नियाग्रा जलप्रपात। बोलता है इसमें से बरका, है ना ध्यान को, बरका काना जलप्रपात, या फिर आप लगाओगे चित्रकूट, या फिर रजत प्रपात, या फिर केवटी प्रपात। ये कौन सा हो जाएगा? पक्की बात है ना भाई? चित्रकूट जलप्रपात को ही बोलते हैं। और ये हमारे भारत का 305 मीटर यानी कि सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा झरना, सबसे चौड़ा झरना है ये। और ये कहां पर है? ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। राइट बात है भाई, कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलता है। और कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी बनाती है, इंद्रावती नदी बनाती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पास है ये, समझ गए भाई? बस्तर के पास, यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यानी कि नर्मदा पर नहीं है वो वाटरफॉल। कौन सा? कपिल धारा, भालकुंड, या फिर आप लगाओगे दुग्ध धारा, या फिर आप लगाओगे भेड़ाघाट। ठीक है भाई, जरूर देखो भाई। अगर हम देखें कौन सा नहीं है, देखो भाई, भेड़ाघाट के पास धुआंधार वाटरफॉल है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, दुग्ध धारा भी है, कपिल धारा भी है, लेकिन भालूकुंड नहीं है। इसको आप हटा दोगे, क्लियर हो जाएगा। इसको आप हटा दोगे, बी वाले को हटा दोगे, बी का यहां पर मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? जरा बताओ, ऐसा कौन सा राज्य है ना भाई? जरा बताओ, जहां पर दिन के बड़े छोटे होने का न्यूनतम अंतर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या अरुणाचल प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है, या फिर केरला, या फिर राजस्थान है? ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा? है ना, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई? ये कौन सा है? अगर हम देखें, क्या हम केरला लगाएंगे? केरल इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, केरल, केरल होगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों? केरल यहां पर है दक्षिण में, और 0 डिग्री के नजदीक है। और 0 डिग्री के जो चीज नजदीक रहेगी वहां पर बराबर से ही दिन रात होते हैं। 0 डिग्री के नजदीक 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात आपको देखने को मिलेगी, जितने नजदीक रहेंगे 0 डिग्री के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ गए भाई। और जैसे ही आप ऊपर को चलते चले जाओगे, वहां दिन रात में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बहुत ज्यादा पाट क्षेत्र आपको कहां पर अवस्थित लगता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पाट क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? पाट क्षेत्र। अगर हम देखें पाट क्षेत्र, क्या ये झारखंड में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर आप लगाओगे मेघालय में है ना भाई? अगर हम देखें पाट रीजन, देखो ऐसा होता है, जो अनउर्वर भूमि होती है, यानी कि जिस पर आप कृषि नहीं कर सकते, जिस भूमि पर, उसको पाट बोला जाता है। और ये पाट क्षेत्र किस राज्य में आपको बोला जाता है? झारखंड के अंदर। यानी कि झारखंड में ऐसी भूमि जिस पर आप कृषि नहीं कर सकते, उसको पाट बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड कब बना है? साल 2000 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई है। क्लियर हो जाएगा। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर, बिहार से अलग होकर। ये भी आप ध्यान रखोगे, बिहार से अलग होकर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह आपको कहां पर स्थित है? ठीक है भाई, जरा बताओ, भारत में मुंबई बंदरगाह आपको कहां पर देखने को मिलेगा? देखो ऐसे ध्यान रखना, हमेशा हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 13 जो ये बड़े बंदरगाह है, उनमें से 6 तो है पश्चिम में, 6 है पूर्व की ओर, और 1 है अंडमान निकोबार में। ठीक, अब इन 13 में से एक आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में हालांकि 2 है, एक मुंबई बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो हमसे मुंबई बंदरगाह के बारे में पूछा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, सबसे बड़ा बंदरगाह। क्लियर हो जाएगा, सबसे बड़ा पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ऊपर से भारत का, है ना, सबसे व्यस्त है, भारत का सबसे व्यस्त यानी कि बिजी पोर्ट है।
व्यस्त बंदरगाह भी है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं भारत में स्थित मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में आपको लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें ये कहां है, उड़ीसा में, गुजरात में, केरल में, या फिर आप लगाओगे गोवा में है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोरमुगांव बंदरगाह। ये कहां पर है मोरमुगांव पोर्ट? जरा बताओ। देखो अभी हमने देखा एक बंदरगाह जो महाराष्ट्र में देखा था, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। महाराष्ट्र में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। फिर उसी के पास यहां पर गोवा में नीचे की ओर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? मर्मुगांव बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, जो गोवा में है। अच्छा ये कौन सी नदी है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे? जुआरी नदी के मुहाने पर है। जुआरी नदी के मुहाने पर है ये भी आप ध्यान रखोगे, जुआरी नदी के मुहाने पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोवा वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं भारत में स्थित कांडला बंदरगाह कहां पर है? बंटवारे का बंदरगाह भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। जरा बताओ अगर हम देखें कांडला बंदरगाह आपको कहां पर देखने को मिलेगा? देखो हम कांडला पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह आपको यहां पर देखने को मिलता है और ये गुजरात का है। और कहां पर है ये? देखो ये और ये के बीच में यहां पर कच्छ की खाड़ी आपको देखने को मिलती है ना भाई। कौन सी? कच्छ की खाड़ी। तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी कहां है? कच्छ और कठियावाड़ के बीच में है, यहां पर उसी में ये कांडला बंदरगाह है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अच्छा एक बात बताओ, गुजरात में तो है, चलो हमने माना, इसको बंटवारे का बंदरगाह कहते हैं। क्यों? कराची बंदरगाह तो चला गया था कहां? पाकिस्तान में, है ना भाई। और हमारे हिस्से में आया था ये वाला कांडला वाला बंदरगाह, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में स्थित न्यू मंगलौर बंदरगाह आपको किस राज्य में लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें ये कौन सा है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। अगर हम देखें न्यू मंगलौर बंदरगाह को देखते हैं, जरा बताइए। देखो अभी हमने देखा भाई, गुजरात का हमने देख लिया मुख्य बंदरगाह कांडला, महाराष्ट्र का देख लिया हमने दो दो बंदरगाह, ठीक है भाई। एक तो ध्यान रखोगे कौन सा? मुंबई, और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर हमने गोवा का देख लिया मर्मुगांव। इसके ही नीचे यहां कर्नाटक का है एक और बंदरगाह। कर्नाटक का कौन सा है? न्यू मंगलौर बंदरगाह मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत में स्थित कोची बंदरगाह आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? कौन सा? हम कह रहे हैं कोची पोर्ट के बारे में। जरा बताओ भाई इसमें से। तो कोची पोर्ट को अगर हम देखें, क्या ये गोवा में या तमिलनाडु में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में है? अगर हम देखें कोचीन बंदरगाह, ये जो आपको देखने को मिलता है ना यहां पर, ये केरला में आपको कोचीन बंदरगाह देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको अरब सागर की रानी बोलते हैं, अरब सागर की रानी। और ये एक पुराना बंदरगाह माना जाता है, ये एक पुराना बंदरगाह है, कोची या फिर कोचीन बंदरगाह हम इसको बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें से तूतीकोरिन बंदरगाह को देखते हैं। देखो जब भी आप अपनी सब्जेक्ट वाइज चीजें पढ़ रहे हो ना, तो सब्जेक्ट वाइज चीजों में एक चीज ध्यान रखो, उसको टॉपिक में बांट के चलो, ठीक है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, तो ज्योग्राफी में हर चैप्टर में हर एक चीज निकलती है, उसी हिसाब से पढ़ते चलो ताकि तुम्हारे याद रहे। इसके बाद अगले टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम बंदरगाह वाले के कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम देखें तूतीकोरिन बंदरगाह कहां है, अब मुड़ जाओ इधर, अब आ जाओ इस तरफ यहां पर है तूतीकोरिन बंदरगाह। याद रखोगे तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है ये। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, इधर जितने भी बंदरगाह थे, जो हमने 6 बड़े बंदरगाह पश्चिम में देखे हैं, वो सब नेचुरल हैं, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक है। और इधर जो आपको मिलेंगे, सिर्फ विशाखापट्टनम को छोड़ के बाकी सब आर्टिफिशियल मिलेंगे, है ना भाई। आर्टिफिशियल आपको देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मिलेंगे। तो तूतीकोरिन मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है, तमिलनाडु के अंदर है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। बोलता है भारत में चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, ये है हमारा यहां पर तमिलनाडु, राइट बात है। और तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह कौन सा हो गया? ये। और ये हो गया है यहां पर चेन्नई बंदरगाह, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। चेन्नई पोर्ट, ये जो चेन्नई पोर्ट है, ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि बनाया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, मानव के द्वारा बनाया गया भारत के अंदर सबसे गहरा बंदरगाह है, मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। कृत्रिम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का।
कृत्रिम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा पोर्ट जो मानव ने बनाया है। ठीक है भाई, अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कहां है, ये तमिलनाडु में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। ओके, देखो भाई यहां पर आ जाओ। अब आप विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। ये पूर्व की साइड में पड़ता है, लेकिन ये इकलौता पूर्व की साइड में नेचुरल बंदरगाह है। यानी कि उस साइड में जैसे इधर आपको ये 6 बंदरगाह मिलते हैं ना नेचुरल, इकलौता उधर नेचुरल है, प्राकृतिक बंदरगाह ये, और ये आंध्र प्रदेश में है। और ये ध्यान रखोगे प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक सबसे गहरा, यानी कि नेचर ने दिया हुआ हमको सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा पोर्ट है ना भाई, जो हमको नेचर ने दिया है। ओके, इसके आगे एक आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी? इसके आगे आपको एक डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी देखने को मिलेगी। डॉल्फिन नोज आपको पहाड़ी मिलती है यहां पर, जो इस बंदरगाह की चक्रवात वगैरह से रक्षा करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहते हैं, तो इस बंदरगाह को उजड़ने से बचा लेती है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये बात ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? देखो अभी हमने तमिलनाडु के देखे। तमिलनाडु में एक तो तूतीकोरिन बंदरगाह है, एक चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई के ऊपर एक एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर, ये भी मुख्य बंदरगाह है। ठीक है भाई, और यहां पर हमने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम देख लिया। अब उड़ीसा के अंदर हम पारादीप देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर हमें पारादीप देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और पारादीप भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, समझ गए? ऐसे एक तो हो जाएगा गंजम, धमरा, उड़ीसा के ऐसे बंदरगाह भी है जिनके नाम है, गंजम नाम है, धमरा नाम है, ऐसे ऐसे पोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? अगर हम देखें मेघना है, पद्मा है, या फिर आप लगाओगे जमुना है, या फिर भागीरथी है, जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें बांग्लादेश को गंगा में जाना जाता है किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पद्मा इज द राइट आंसर। और जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह कहां है? जरा बताओ। एन्नोर, पता ये जो एन्नोर बंदरगाह है ना, इसको भारत सरकार समय समय पर, है ना भाई, समय समय पर कुछ 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दे देती है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ये एन्नोर पोर्ट हो जाएगा, एन्नोर पोर्ट हो जाएगा, एन्नोर बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन्नोर बंदरगाह कहां पर है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा चेन्नई के पास। ठीक है भाई, चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में है ये। यहां चेन्नई है, चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। अब बताओ। ठीक है भाई, एक तो पुराना ढूंढना है, ऊपर से मानव के द्वारा, ठीक है भाई, बनाया हुआ ढूंढना है। अब जरा बताओ ये कौन सा? एन्नोर बंदरगाह है, या फिर आप लगाओगे चेन्नई बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। ठीक है भाई, एक तो आपने पुराना ढूंढना है, ऊपर से आपने कृत्रिम ढूंढना है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? सर पुराना और कृत्रिम वो है चेन्नई बंदरगाह, है ना भाई? चेन्नई इज द राइट आंसर। पुराना भी है और ध्यान रखोगे कृत्रिम भी है, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। शाबाश। बोलता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? अब उसने ये नहीं बोला हमसे कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया गहरा बताओ या फिर नेचुरल गहरा बताओ, है ना भाई? अगर हम देखें उसने बस ये बोला है कि सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में किस बंदरगाह को नहावा शेवा के नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, नहावा शेवा के नाम से हम किसको जानते हैं? जरा बताइए इसमें। अगर हम देखें कोलकाता बंदरगाह है, या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या फिर आप लगाओगे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, या फिर आप लगाओगे मुंबई बंदरगाह है, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें नहावा शेवा, देखो ये जो आप देख रहे हो ना महाराष्ट्र में, जो आप मुंबई बंदरगाह देख रहे हो, ये भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। इसका, है ना भाई, इसका भार कम करने के लिए एक नया बंदरगाह विकसित किया। इसके ही नीचे ध्यान रखोगे नवी मुंबई में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नहावा शेवा पोर्ट, नहावा शेवा बंदरगाह। 2 गांव थे नहावा और शेवा, उन दोनों को डेवलप करके कौन सा बंदरगाह बनाया? JNPT बनाया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह बनाया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
बी इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है कुल भारत में कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? जरा बताओ। अब पड़ोसी देश से क्वेश्चन है, किससे हो जाएंगे? अब पड़ोसी देश से क्वेश्चन हो जाएंगे। जरा बताओ। हमारा बंदरगाह वाला चैप्टर खत्म, अब अगला चैप्टर, ठीक है भाई, पड़ोसी देश का। भाई ये बताइए कि सीमा जो साझा करता है हमारा कितनों से करता है? सर 7 देशों से करता है, जमीनी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जमीनी, है ना। और जल के थ्रू कितनों से करता है? अगर आप देखोगे जल के थ्रू, जल के द्वारा जो करता है, जल के द्वारा करता है 2। वो कौन कौन से हो जाएंगे? हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा मालदीव, है ना भाई। एक हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा मालदीव। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर। 7 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना। 7 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा किस प्रकार की आपको लगती है? जरा बताओ। भारत और श्रीलंका के बीच जो आपको सीमा लगती है वो किस प्रकार की लगती है? जरा बताना। अगर हम देखें, भूमि सीमा है, समुद्री सीमा है, नदियों के द्वारा सीमा है, या फिर पर्वतों के द्वारा सीमा है? जरा बताओ, है ना भाई। ये कौन सी हो जाएगी? सर समुद्री सीमा लगती है, पाक जल संधि है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये कौन है जो सी लगा रहा है? राजकुमार, गड़बड़ हो जाएगी भाई, नदियों के द्वारा सीमा नहीं है, कैसे काम चलेगा, ठीक है, समुद्री सीमा है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश आपको देखने को मिलते हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें, हमारे उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं हम, उत्तर पश्चिम में जरा बताओ आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सर ये तो पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा और साथ में अफगानिस्तान भी देखने को मिल जाएगा। अभी आपको पता है अफगानिस्तान ने भी कल मारा है पाकिस्तान को, भिगो भिगो के, समझ गए। उसके बहुत सारे सोल्जर शहीद हो चुके हैं, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा, है ना भाई, किस दिशा में है? जरा बताइए क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस दिशा में है? भारत और बांग्लादेश की सीमा आपको देखने को मिलेगी इस पूर्व दिशा में। कहां पर देखने को मिलेगी? इस पूर्व दिशा में देखने को मिलेगी। और 4096.7 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बाउंड्री हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कितने राज्य लगते हैं इससे? 5 राज्य लगते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 5 राज्य लगते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के उत्तर में कौन सा देश है इनमें से? भाई भारत के उत्तर में आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, नेपाल देखने को मिल जाएगा, है ना भाई, भूटान देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि भाई भारत में आपको कौन सा उत्तर में देखने को मिल जाएगा? भूटान, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। असल में भूटान उत्तर पूर्व में पड़ता है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से हम भूटान लगाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? जरा बताओ क्या लगाओगे। भारत और भूटान के जो बीच की सीमा है वो कितनी है? 699 किलोमीटर है। कितने राज्य लगते हैं इससे? अगर हम देखें, जैसे ये हो जाएगा हमारा भूटान, भूटान से हमारा लगेगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है, ध्यान रखोगे, 699, और इससे लगते हैं 4 राज्य, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और यहां की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, ठीक है भाई, क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई आपको कितनी लगती है? जरा बताओ क्या होगा इसमें से। अगर हम देखें कुल भूमि सीमा की लंबाई, है ना, ये जो कुल भूमि सीमा है इसकी हम लंबाई देख रहे हैं, जरा बताओ क्या हो जाएगा? क्या 15,200, 14,800, या फिर 15,700, या फिर 16,000? सर ये हो जाएगी 15,200। असल में तो 15,106.7 ही है ना भाई, लेकिन हमारे पेपर में कभी कभी 15,200 भी दे देता है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता है भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है भाई, अभी हमने देखा था भारत और बांग्लादेश की कितनी हो जाएगी? 4,096.7। देखो बांग्लादेश में इस्लाम धर्म की आबादी ज्यादा मिलेगी। किस धर्म की? इस्लाम धर्म की। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1333 है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने लोग औसतन रह रहे होते हैं। सोचो जरा कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 17 करोड़ प्लस छोटे से एरिया में, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी? बांग्ला भाषा बोली जाती है। और टका यहाँ की करेंसी हो जाएगी। टका क्या है? यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और ढाका यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ढाका यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत और नेपाल के बीच की सीमा
ये आपको किस प्रकार की लगती है? भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है, क्या आपको ये समुद्री सीमा लगेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगेगी, प्रादेशिक सीमा लगेगी, या फिर नदियों के द्वारा सीमा लगेगी? भाई नेपाल, ये भी तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और इसके साथ हमारा कौन कौन सा राज्य लगता है? जैसे कि उत्तराखंड लग गया, जैसे कि यूपी लग गया, जैसे कि बिहार लग गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल लग गया, जैसे कि सिक्किम लग गया। तो 5 लगते हैं, और 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भी है ना भाई? अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? शाबाश, पक्की बात है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन ध्यान रखना ओपन बॉर्डर है, ओपन, समझ गए भाई? कैसा है? ओपन, खुला बॉर्डर है हमारा, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा इसके साथ। आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत और पाकिस्तान की बीच प्रमुख सीमा रेखा का क्या नाम है? जरा बताओ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच आपको कौन सी देखने को मिलेगी? क्या डूरंड रेखा है, या फिर आप लगाओगे एलओसी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से राजा लाइन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना, रेड क्लिफ रेखा है हमारे, और ठीक है भाई, पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, वो कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी यही है, भारत और बांग्लादेश के बीच भी आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डूरंड किस किस के बीच है, जरा बताओ? डूरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और थोड़ी सी भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। अगर हम देखें अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश पर लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है भाई, है ना? अच्छा, 8 में इसमें क्या लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल, आगे पीछे लिख रहा है भाई, सही बात है। इसमें 4096.7 लिखो, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा ऐसे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इधर, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें इधर, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश पर लगती है? तो सर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान से किसकी लगती है? लद्दाख की लगती है ओनली। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। ओनली, सबसे कम अफगानिस्तान से ही हमारी सीमा लगती है, सबसे कम। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? भाई देखो, नेपाल के साथ अगर हम देखें, अभी हमने देखा था उत्तराखंड तो करता है, और उसके साथ साथ में यूपी भी करता है, उसके साथ साथ में बिहार भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, सिक्किम भी करता है, असम नहीं करता है, ठीक है भाई? असम को आप हटा दोगे। बोलते हैं भारत की पूर्व दिशा में कौन से देश हैं? पूर्व दिशा में कौन से देश लगते हैं भारत के? क्या आप लगाओगे नेपाल और भूटान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, या फिर आप लगाओगे बांग्लादेश और म्यांमार है, या फिर श्रीलंका और मालदीव है? आपको पूर्व दिशा में देखना है। देखो हमारे जो पूर्व दिशा में है वो 2 देश हैं, एक तो हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा म्यांमार। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, और म्यांमार के साथ हमारी कितनी लगती है? 1643 लगती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक इस्लाम धर्म का है, एक बौद्ध धर्म का है हमारे पूर्व में, है ना भाई? बोलते हैं श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? जरा बताओ। क्या श्याम है, या फिर आप लगाओगे सेलेस्ब्री है, सिलोन है, या फिर आप लगाओगे सैंडविच द्वीप है? अगर हम देखें श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, उसने फिर अपना नाम 1972 में कर लिया लंका, और 1978 में कर लिया श्रीलंका। समझ गए भाई? रेस्पेक्ट के साथ बोलने का है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, इसको पूर्व का मोती बोलते हैं अंग्रेज। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का मोती। समझ गए भाई? पूर्व का मोती कहते हैं। कौन कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? भाई 0 डिग्री के पास है। देखो भारत से तो 0 डिग्री जाती नहीं है, भारत से नहीं जाती है। ओके, तो आपको ये देखने को मिल जाएगी 0 डिग्री, ठीक है भाई? अब 0 डिग्री के ये आपको पास लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे? ये केप कमोरिन है, रामेश्वरम है, या फिर इंदिरा पॉइंट है, या फिर आप लगाओगे इंदिरा कॉल है? कौन सा हो जाएगा? सर इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। कैसे? देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप, जो अंडमान निकोबार का है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा आखिरी पॉइंट, बिल्कुल हमारे भारत का दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार पर, वो है इंदिरा पॉइंट। तो बस वही सबसे नजदीक है 0 डिग्री के। बस काम खत्म। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2000। अब देखते हैं अपनी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है ना भाई? चलो
हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित निपटे। अब जनगणना में लगाना, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, जरा बताओ। 2011 के हिसाब से अगर हम सेंसस को देखें तो हमारे यहाँ जो टॉप पर राज्य है वो यूपी है, और सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पे कौन है, बिहार है। तो आपको यूपी कितना लगता है, यूपी आपको 19 करोड़ प्लस लगेगा। महाराष्ट्र कितना लगेगा, महाराष्ट्र आपको लगेगा यहां पर 11 करोड़ प्लस। बिहार कितना मिलेगा, 10 करोड़ प्लस। तो बिहार का स्थान कौन सा हो गया, तीसरा, थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, आ जाओ नेक्स्ट पर। देखो 3 तक याद रखा करो, कम से कम 3 तक, ताकि आपके पेपर में सेकंड या थर्ड पूछे तो हमारी गलत ना हो, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, जरा बताओ। लेकिन अगर हम देखें 3 सबसे छोटे कौन से हैं, वो हो जाएंगे सिक्किम। सिक्किम है आपको 6,10,000 पर मिलेगा। फिर आपको मिलेगा मिजोरम, और मिजोरम आपको कितने पर मिलेगा, 10 लाख, ठीक है भाई। फिर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, वो आपको 13 लाख पर मिलेगा। ये 3 सबसे छोटे हैं और ये 3 सबसे बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में है, जरा बताओ। यानी कि 2001 से लेकर और 2011 के बीच में इन 10 साल में 17.64% बढ़ाई है। किसने बढ़ाई है ना भाई, दशकीय वृद्धि दर। जो दशकीय वृद्धि दर बढ़ाई है वो किसने बढ़ाई है सबसे तेजी से, अगर आप देखोगे वो बढ़ाई है, अगर आप देखोगे, है ना भाई, वो बढ़ाई है किसने, मेघालय ने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मेघालय ने कितनी, 27%। उसके बाद किसने बढ़ाई है, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने कितनी, 26%। उसके बाद अगर आप देखोगे बिहार, बिहार 25%। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेघालय, है ना भाई। मेघालय वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, मेघालय 27%। अच्छा एक बात बताओ, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तो पहाड़ी है ना भाई, बिल्कुल बॉर्डर वाले स्टेट है, तो वो बढ़ा रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन बिहार एक मैदानी राज्य है जहां ऑलरेडी बहुत सारी जनसंख्या है, वहां पर अगर ये हाल रहेगा तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, जरा बताओ। हम जनसंख्या घनत्व को देख रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को देख रहे हैं, जरा बताओ क्या ये मेघालय का है, अरुणाचल प्रदेश का है, बिहार का है, या फिर आप लगाओगे मिजोरम का है। देखो जनसंख्या घनत्व हमारे देश का 382 व्यक्ति है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर है, और ये 2011 के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां का है, बिहार का है, 1106, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको बिहार का देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1106। सेकंड नंबर पे किसका है, वेस्ट बंगाल का है, 1028। थर्ड पे किसका हो जाएगा, केरल का, कितना हो जाएगा, 860। ऐसे आप याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, जरा बताओ। अगर हम देखें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में जरा बताइए, है ना भाई, 2011 के हिसाब से अगर हम देखें नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, या फिर आप लगाओगे अरुणाचल प्रदेश है, ये कौन सा हो जाएगा, जरा सोचो भाई। कम जो आपको मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा, ओनली 17, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओनली 17 आपको देखने को। जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कम जनसंख्या घनत्व है, जरा बताओ। वो है अंडमान निकोबार, ओनली 46 ही है, समझ गए भाई, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको कौन सा लगता है, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से, है ना भाई, बहुत अच्छे, कर सकते हैं भाई। बोल रहा है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हुई जनसंख्या के अनुसार, है ना भाई, ध्यान रखोगे। जनसंख्या घनत्व वाला वापस से पूछा है, क्या हो जाएगा, पक्की बात है दिल्ली हो जाएगा, है ना भाई। दादर कौन लगा रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना भाई, दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। इस वाले में क्या पूछा था, पूछा था कि हमसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देखना था हमारा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पर, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पर पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ध्यान रखोगे, तो फिर दिल्ली हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या, है ना भाई, वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ, है ना। बोलता है सर, बोलता है जनसंख्या न्यूनतम वाला केंद्र शासित प्रदेश वो हो जाएगा लक्षद्वीप, कितना, 64,000 प्लस ही आबादी है ओनली,
ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर, इतनी ही आपको देखने को मिलेगी लक्षद्वीप के अंदर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और ये जनसंख्या की दृष्टि से भी, दोनों में ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जरा बताइए। यानी कि हमसे सेक्स रेशो के बारे में पूछा हुआ है, लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है। तो लिंगानुपात के मामले में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? केरला। केरल आपको कितना देखने को मिलेगा? 1084 पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, केरल के बाद सेकंड पर कौन सा है? तमिलनाडु है जी, है ना। तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना आपको मिलेगा? ये 996 में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपको कौन सा? आंध्र प्रदेश 993 पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश। अगर हम देखें ये कौन सा है? राजस्थान है, केरल है, या फिर आप लगाओगे हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश है ना। आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा कितना है? ओनली 879। बताओ कितना कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है भाई, बहुत कम है ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ढूंढना है तो वो हो जाएगा पुदुचेरी। कितना है? 1037 आपको देखने को मिलेगा। 1000 पुरुषों पर आपको 1037 महिलाएं देखने को मिल जाएंगी औसतन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगता है आपको? जरा बताओ, है ना भाई, दमनदीप होगा। क्लियर हो जाएगा। कितना है? 618 ओनली। तो ऐसे भी आप ध्यान रखो, कितना? 618। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दमनदीप वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला, है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? बोलता है नागालैंड है, केरल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। शिशु लिंगानुपात को देख रहे हैं हम, ये आपको 919 पे देखने को मिलेगा। इस पर देखने को मिलेगा, देखो ये हमारे देश का शिशु लिंगानुपात है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर काउंट करते हैं। लेकिन आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है। अरुणाचल प्रदेश में 972 का, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा 972 का। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। सेकंड, अच्छा सेकंड पे कौन सा है? मिजोरम मिलेगा। यहां पर सेकंड पर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। कितने पर है? 970, याद रखोगे। और थर्ड पर आपको मेघालय ही देखने को मिलेगा, वो भी 970 पर है। ठीक है भाई, छोटे बच्चों में। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? यानी कि लिटरेसी पूछ रहा है। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? 2011 के हिसाब से अगर हम देखें, है ना भाई, 74.04% ये है साक्षरता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये क्या हो जाएगी? साक्षरता हो जाएगी हमारे देश की। लेकिन अगर हम देखें कौन सा है ऐसा, जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और वो केरल है ऐसा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, 93.91%। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत ये किस राज्य की है? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या ये हरियाणा की लगेगी, राजस्थान की लगेगी, बिहार की लगेगी, या फिर अरुणाचल प्रदेश की? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। भाई हमसे पूछ रहा है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, सबसे कम आपको 61 देखने को मिलेगी बिहार की, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश की 65% लिटरेसी, राजस्थान की आपको 66 देखने को मिलेगी। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कम है, ठीक है, लिटरेसी के मामले में। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्या हम लगा सकते हैं इसमें से लक्षद्वीप है, दमनदीप है, या फिर अंडमान निकोबार है, या फिर आप लगाओगे दिल्ली है? अगर हम देखें 2011 में हुई, है ना भी, ध्यान रखोगे, जनगणना के अनुसार, है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। कितना है? 91 पॉइंट आपको 85% देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप इतना पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ए इज द राइट आंसर, ए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जरा बताओ। तो सर यहां पर मिलेगा दादरा नगर हवेली 76%। ओके, और यहाँ के जो मेल है वो आपको 85% देखने को मिलेंगे,
और जो यहाँ की फीमेल है वो आपको कितनी देखने को मिल जाएंगी, फीमेल 64%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, दिल्ली, ये कौन सा हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, जरा बताओ। पुरुष साक्षरता है ना भाई, देखो ये जो लक्षद्वीप है आपको पता है 91.85% टोटल पढ़ा लिखा है, और यहाँ के जो मेल हैं, जो पुरुष है वो 95% लिटरेट है, और जो यहाँ की फीमेल है वो 89% लिटरेट है। तो सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश के आपको पुरुष साक्षरता देखने को मिलेगी, इसी की देखने को मिलेगी 95। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है, महिलाएं किस राज्य की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। 2011 के हिसाब से राज्य के मामले में केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। केरल कितना ज्यादा लिटरेट है, कितना ज्यादा साक्षर है, अगर हम देखें ना भाई, केरल को आपको साक्षरता कितनी देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी इसमें से, अगर आप देखोगे 93.91%, 93.91%। लेकिन अगर आप देखो केरल के अंदर, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, अगर आप देखो केरल के अंदर जो महिला लिटरेसी है वो 92% है, जो फीमेल लिटरेसी है, और जो मेल लिटरेसी है वो 96% है ना भाई, मेल लिटरेसी। सिर्फ एक ही राज्य की महिलाएं ऐसी है जो 90% से ऊपर साक्षर है, समझ गए आप। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अब देखते हैं अपनी मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन। ओके फटाफट देखो, मिट्टी हमारे देश में कितने प्रकार की है ये बताओ जरा, मिट्टी के प्रकार कितने हैं हमारे देश में। सर मिट्टी के आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तो है जलोढ़ मृदा जो आपको 43% हिस्से पर मिलती है, फिर इसके बाद आपको मिलेगी लाल पीली मृदा, लाल पीली मिट्टी कितनी मिलेगी 18%, उसके बाद मिलेगी आपको काली मृदा, वो आपको मिलेगी 15%, उसके बाद आपको मिलेगी है ना भाई रेगिस्तानी मृदा, रेगिस्तानी, और रेगिस्तानी कितनी हो जाएगी, रेगिस्तानी हो जाएगी 5%, फिर आपको देखने को मिलेगी लेटेराइट मृदा, लेटेराइट है ना भाई, लेटेराइट 4.32%, फिर आपको मिलेगी पर्वतीय मृदा, ये भी आपको पर्वतीय भी 4.32% ही मिलेगी, फिर इसके बाद आपको कौन सी देखने को मिलेगी पर्वतीय के साथ साथ, फिर आपको देखने को मिलेगी लवणीय और क्षारीय, लवणीय भी मिलेगी और क्षारीय भी आपको देखने को मिलेगी, ये 2%, और ये ध्यान रखोगे लवणीय क्षारीय एक ही है, लवणीय और क्षारीय आपको एक ही देखने को मिलेगी, ये केवल आपको 2% देखने को मिलती है, फिर मिलेगी पीट मृदा केवल 1%। ठीक है भाई, तो सबसे कम हमारे देश में पीट मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारी कितने प्रकार है, 8, सबसे ज्यादा कौन सी मिल रही है, जलोढ़ मृदा मिल रही है। जलोढ़ अगर पुरानी हो चुकी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बांगर बोलते हैं, बांगर, और जलोढ़ अगर नई है तो उसको बोलते हैं हम खादर। ये खादर उस एरिया में बनती है जहां बाढ़ आती रहती है, जैसे कि आप लगाओगे बिहार में, पूर्वी यूपी में, वेस्ट बंगाल में, असम में, और बांगर उस एरिया में है जैसे कि हरियाणा में आपको मिल जाएगी जहां बाढ़ नहीं आती है, वेस्ट यूपी में मिल जाएगी, आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल भारत की कौन सी हो जाएगी, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें लाल, काली, जलोढ़, या फिर आप लगाओगे स्पेशल लेटराइट है, ये कौन सा हो जाएगा। सर अगर हम देखें हमारे यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी वो मिलेगी आपको जलोढ़, यानी कि एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, है ना, एल्यूवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है, यानी कि जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, ये जलोढ़ अगर नई है तो कैसी है, खादर, पुरानी है तो कैसी है, बांगर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जरा बताइए इसमें से, है ना, ये कौन सा हो जाएगा। सर देखो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिलेगी, ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कौन सी मिलेगी, लाल पीली, फिर मिलेगी काली, फिर मिलती है कौन सी, रेगिस्तानी, रेगिस्तानी ऑप्शन में ही नहीं है, उसके बाद में आपको लेटराइट देखने को मिल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है भाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत में, है ना भाई, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है, जलोढ़। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जलोढ़, पूरे भारत में जलोढ़ आपको सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए इतने भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, लाल पीली मिलती है। यानी कि प्रायद्वीप भारत पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, लाल पीली। और ये आपको जो काली देखने को मिल रही है, पूरे भारत में काली तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रायद्वीप भारत में दूसरे नंबर पर है। पहले पर लाल पीली है, दूसरे पर काली है, इतने भारत में। क्वेश्चन लिख के देता है प्रायद्वीप भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, लाल पीली मिलती है। बोलता है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में कौन सी आपको मृदा देखने को मिलेगी, जरा बताओ क्या लगाओगे, क्या जलोढ़ मिलेगी या फिर रुक्ष या फिर काली या फिर लाल। भाई हम कह रहे हैं जो हमारे तटीय मैदान है ये किनारे वाले, और जो ऊपर आपको उत्तर भारत का महान मैदान मिलता है उसमें जलोढ़ मिलती है। क्या मिलती है उसमें, जलोढ़ मिलती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं, नई जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, खादर, बांगर, कल्लर या फिर रेगुर। अगर हम देखें नई जलोढ़ मृदा, ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर उसको बोलते हैं खादर इज द राइट आंसर। और ये किधर मिलती है, जिधर बाढ़ आती है। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, गंगा के मैदान में जरा बताओ क्या लगाओगे, वो कौन सा है, बांगर है, खादर है, कल्लर है, रेगुर है। भाई गंगा के मैदान में जो पुरानी कछारी मृदा है उसको क्या बोलते हैं इसमें से, भाई कछारी मृदा हम जलोढ़ मृदा को ही बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, है ना भाई, बांगर। काम खत्म, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, बांगर। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, जरा बताओ। देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं ना कि हमें ये बताओ प्रायद्वीप भारत पर इस नीचे के भाग पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम है, तो आप कौन सी लगाओगे यहां पर, ठीक है भाई। अब कौन सी लगाओगे यहां पर, जरा बताओ। भाई नीचे आपको लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, लाल पीली मिट्टी, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा लिख रहे हो सी वाले बच्चे। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, है ना भाई, जरा बताओ। यानी कि उसमें बहुत सारा पानी अपने आप ही भरा रहता है, वो एक चिकनी प्रकार की मृदा होती है, जैसे तालाबों में मिलती है। तो उसमें ध्यान रखोगे सिंचाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, काली मृदा देखने को मिलती है, काली, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे काली, है ना। काली मृदा कैसी होती है, एक चिकनी प्रकार की होती है, ये चिकनी मृदा होती है, ये चिकनी मृदा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श खेती कौन सी है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें लेटराइट मृदा है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है या फिर काली मृदा है। धान की खेती के लिए ऑब्वियसली ध्यान रखोगे जलोढ़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जो उत्तर भारत में आपको मिलती है, पंजाब से लेकर असम तक फैली हुई है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है भाई, नकदी फसल में इसमें से कौन सी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, ओके भाई। और हमने आज इसमें कई सारे क्वेश्चंस को देखे अलग अलग टाइप के, ओके। फिर ऐसे ही अगले सेशन में अलग अलग टाइप के देखे, ओके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहो, नमस्ते, फिर मिलेंगे, तब तक बाय।